हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 6 के हिस्ट्री को देखेंगे और इसके सेकंड चैप्टर को समझेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को देखा और उसके मेन पॉइंट्स को समझा और उसे समझने के बाद अब हम उससे किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकते हैं। तो हम चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि आखेटक खाद्य संग्राहक कौन है और इनका नाम यह क्यों पड़ा। तो मानव उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे और आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि वे शिकारी थे और भोजन का संग्रह करते थे, इसी के वजह उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। ये लोग जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, ये तो शिकारी थे और खाद्य चीज़ों को ये इकट्ठा करते थे और संग्रह करने की वजह से ही इनको आखेटक खाद्य संग्राहक बोला गया। इसी के लिए इसे कहा गया कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा गया। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ये लोग एक जगह पर कभी भी नहीं रहते थे। ये लोग मौसम, जलवायु और अन्य चीज़ों के कारण एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। तो आइए हम देखते हैं इसका पहला कारण क्या। तो इसका पहला कारण यह है कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अगर आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक ही जगह पर रहेंगे और पेड़ों, पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे तो फिर आगे की वो जिंदगी को कैसे वहाँ गुजर करेंगे। इसी के वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलते थे। अब दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये समुदाय के लोग उनके पीछे पीछे दूसरी जगह पर चले आते थे। इसी की वजह से वो घुमंतू होते थे। अब तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे और इसी के वजह से उन्हें अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था, क्योंकि एक जगह पे अगर पेड़ों और पौधों के फल फूल अगर वो खा लेते हैं तो वो तो समाप्त हो जाता है। जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़, पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। जब तक हम पानी नहीं हमें मिलेगा तो हम तो जीवित नहीं रह सकते। इसी के वजह से आखेटक खाद्य संग्राहक के जो लोग थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर झीलों, झरनों और नदियों की तलाश में जाया करते थे। अब हम देखेंगे आरंभिक मानव के बारे में। तो आरंभिक मानव की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। या आखेटक खाद्य संग्राहक द्वारा किए गए वस्तुओं के इस्तेमाल से ही हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ये हथियार बहुत नुकीली होती थी। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। आइए हम देखते हैं कि ये औजारें किस तरह की थी। तो ये जो औजार थी ये जो है ये आरंभिक लोगों का औजार था और इसी से वे खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। अब दूसरा हम देखेंगे कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो औजार है इससे जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता। ये देखिए यहाँ आरंभिक लोग जो हैं वस्त्र को सिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि वे पुरास्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। तो आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण इन क्षेत्रों में मिले हैं। अब हम देखेंगे पुरास्थल के बारे में। तो वे पुरास्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं वे हैं हुस्गी,
कुरनूल की गुफाएं, भीमबेटका तथा अन्य और भी क्षेत्र हैं जिनमें पुरास्थलीय होने के प्रमाण मिले हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे स्थित है। नदियों और झीलों के किनारे स्थित होने के पीछे भी बहुत बड़ी कारण है, क्योंकि नदियों और झीलों के किनारे ही पत्थर के उपकरण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छे अच्छे पत्थर मिलते हैं जिनसे वो औजार बनाते हैं और उनसे उपकरण बनाते हैं। तो चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह को ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, और ये जगह नदियों और झीलों के किनारे ही अधिकतर मिलती हैं। अब हम देखेंगे भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पे चित्र मिले हैं। उदाहरणतः मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है यह जंगली जानवरों का चित्र है जिसमें सजीव चित्रण का वर्णन किया गया है, और ये कुछ गुफाएं हैं। अब हम देखते हैं पुरास्थल के बारे में। औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर भी है, अंदर भी है। कभी कभी ये समुद्र, नदियों के तल में भी पाए जाते हैं, और ये सब जो जगह है इन्हें ही पुरास्थल कहा जाता है। अब हम चलते हैं कुरनूल की गुफा की ओर। ये कुरनूल की गुफाओं में क्या मिले? तो कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इस टाइम के जो लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे और आग का प्रयोग करते थे। आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए क्या करते होंगे, मांस भूनने के लिए क्या करते होंगे, या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए क्या करते होंगे। अब हम देखेंगे पुरातत्वविदों के बारे में। तो पुरातत्वविदों ने काल को अलग अलग नाम में विभाजित किया। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का था, और इसको भी 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। और इतिहास के 99% घटनाएं इसी काल में घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का है। इसका समय जो पर्यावरणीय बदलाव का जो समय है वो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का है। पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। नव युग की शुरुआत यह लगभग 10,000 साल पहले से होती है। अब देखेंगे हम बदलती जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले से दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब देखेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। जो पर्यावरणीय बदलाव हुआ यानी जो बदलती जलवायु थी उसके बाद जो परिवर्तन हुए उससे गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इसमें अब हम देखेंगे कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया। तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का पूर्वज था। अब बसने की प्रक्रिया क्या होती है? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यह प्रक्रिया 12,000 साल पहले से शुरू हुई। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचने लगी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और कुछ इलाकों में टोकरियां बुनी गई और कुछ जगहों में जमीन में गड्ढा खोदा गया
और इन चीज़ों को उस गड्ढे में रख दिया गया। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में एवं भंडारण के रूप में। ये जो आरंभिक लोग थे ये अनाज का उपयोग बीज के रूप में तो करते ही थे, खाद्य के रूप में भी करते थे और ये उपहार के रूप में भी करते थे, क्योंकि जब ये किसी के यहाँ जाते थे, आते थे तो अनाज को ही उपहार के रूप में ले जाया करते थे। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य उपमहाद्वीप में मिले हैं। ये पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है और आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। यहाँ से ही जले हुए अनाज के दानों के भी अवशेष मिले हैं। अब हम बढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों व घरों के निशान मिले हैं जो बुर्जहोम में है और बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है और यहीं पे गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा लगता होगा कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कुछ जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का औजार कहा जाता है। ये जो औजार हैं ये नवपाषाण युगीय औजार हैं। कुछ औजारों जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। जब पॉलिश चढ़ाई जाती थी तो उनकी धार और अधिक पैनी हो जाती थी। ओखली और मूसन का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों के प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था और यह आज भी किया जाता है। ये जो ओखली और मूसल है इसका प्रयोग अनाज और वनस्पतियों को कूटने के लिए किया जाता था और इसका प्रयोग आज भी होता है। आज भी अधिकतर लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि ओखली और मूसल जैसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये जो पत्थर है ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे हैं। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधों को उगाए जा सकते थे। ये जो कपास जैसे आवश्यक पौधे हैं ये नवपाषाण युग के हैं, यानी कपास के साक्ष्य नवपाषाण युग में मिले हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब हम पढ़ेंगे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यही स्थान मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में ही जहाँ सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों का और भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं। यहीं से हड्डियां मिली जिसमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियां थी। मेहरगढ़ में चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। आप देख सकते हैं ये जो घर है ये चौकोर और आयताकार है। यहाँ से लोगों को भंडारण का भी घर मिला है। इसके जो कमरे थे इन कमरों में से एक कमरे को ये लोग भंडारण के लिए यूज़ करते थे और यहीं से मृत्यु के बाद कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी रखे जाते थे। ये जो कब्र है इस कब्र में मृतक के साथ सामान भी रखे जाते थे, जिसमें एक बकरी का साक्ष्य मिला है। ये जो है ये बकरी है और इसमें बकरी का साक्ष्य मिला है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता होगा। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अब हम देखेंगे फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। तो इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। यह चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। ये जो चित्र है यह चित्र 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के बीच में बनाई गई होगी। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है।
नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। ये जो चाताल युग है यह तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती है और उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सेपियाँ। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जिसमें मध्य पाषाण युग को 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक को माना जाता है। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? तो लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? तो 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? तो लगभग 8,000 साल पहले। अब हम चलते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न की ओर, क्योंकि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और जब तक हम उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। 1. इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पुनः बंद हो गया था। इस काल में इस काल में औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। सी. इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए औखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। डी. इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकार आरंभ हो गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चैप्टर में इन चीज़ों को मैंने पढ़ाया है और आई थिंक आप लोगों को आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अब आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या है। ए. बकरी, बी. कुत्ता, सी. भेड़, डी. मुर्गी। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। तो बुरजोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। 1. यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तवास कहा जाता था। और बी. यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। तो केवल एक सही है, बी. केवल 2 सही है, सी. केवल 1 और 2 दोनों सही है, डी. ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आप नए यूज़र हैं, आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।